चैप्टर 41। अपनी जान के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। अब आगे कृषभ दर्द से खड़ा उठा। उसने अपना हाथ पकड़ लिया जो पूरा का पूरा लाल हो चुका था। वहीं रिशाद जिसकी नज़रें अभी भी आरोही पर थी, उसने बिना देरी किए आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और घर से बाहर निकल गया। पीछे बैठा कृषभ की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से से ज़मीन पर हाथ पटका और कहा, एक बार नहीं, इस एक बार फिर नहीं, ज़्यादा का क्या होगा। इधर रिशाद इस वक्त अपने कान में था। वो बिना किसी भाव के बस आरोही के मासूम चेहरे को देखे जा रहा था जो इस वक्त बेहोशी से उसकी बाहों में झूल रही थी। रिशाद ने हल्के से उसके माथे को छू कर देखा जो तेज भट्टी की तरह हो रहा था। अब उसे समझने में देरी नहीं लगी कि आरोही को एंजाइटी डिसऑर्डर है और उसे पैनिक अटैक आया है, जिससे उसकी मुट्ठियाँ आपस में कस गई। आखिर मना किया था उसने इस लड़की को कहीं नहीं जाने का, पर इस लड़की ने उसकी बात नहीं मानी। उसने गुस्से से कहा, हमें आज ही पहुंचना है, जल्दी चलो वरना। आगे बैठा ड्राइवर काम उठा। उसने कहा, जी बॉस। इतना क्या। उसने स्पीड को देखा जो पहले ही 80 पर थी। अब क्या था। उसने गियर चेंज करा और कार को फुल स्पीड में सड़कों पर डरा दिया। कुछ ही मिनटों में उनकी कार ब्लू हेल पहुंच गई। गार्ड ने तुरंत दरवाज़ा खोला और रिशाद अपनी बाहों में आरोही को लेकर बाहर निकला और बंगले के अंदर जाकर सीधे अपने रूम की ओर चला गया। उसकी नज़रें इस वक्त भी भावहीन थी, पर उसके चेहरे के भाव बहुत खतरनाक थे। अब बस ये देखने की देरी थी कि वो बेदर्द की बेरहमी का अगला शिकार कौन होगा। रिशाद आरोही को लेकर अपने कमरे में आया तो वहाँ पर पहले से एक मेल डॉक्टर की टीम और आश खड़े थे। रिशाद ने आरोही को बेड पर आराम से लेटा दिया और जैसे ही उसकी नज़र डॉक्टर पर गई, उसकी आंखें साइड हो गई। उसने आश को घूर कर देखा तो आश हड़बड़ा गया और बोला, सॉरी बॉस, वो मैं घबरा गया था और अर्जेंट इमरजेंसी में जल्दी से जल्द मैं फीमेल स्टाफ को नहीं बुला पाया। रिशाद ने एक नज़र डॉक्टर की टीम को देखा और अपनी रौबदार आवाज़ में बोला, स्टार्ट दी चेकअप क्विकली, आई कांट वेट एनी मोर। रिशाद की कही बात सुन डॉक्टर तुरंत आगे आया, पर रिशाद के डर से अब भी उसके हाथ काँप रहे थे। उसने जैसे ही आरोही को चेक करने के लिए स्टेटस्कोप को उठाया कि तभी रिशाद ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। चेहरे पर पसीना आ गया। तभी उसके कानों में रिशाद की खतरनाक आवाज़ आई, तुम्हें बस चेकअप करने की इजाज़त दी है, ना कि इसे छूने की। डॉक्टर डर और नासमझी के मिले पूछले भावों से रिशाद को देखने लगा तो रिशाद ने स्कोप को उठाया और आरोही के सीने पर रख दिया। ऐसे ही डॉक्टर ने आरोही का पूरा चेकअप करा और अपनी जगह से खड़े होता हुआ बोला, चिंता की कोई बात नहीं है मिस्टर रघुवंशी, लगता है इन्हें अचानक से पैनिक अटैक आया था। हो सकता है कि कोई बात इनके दिमाग पर बहुत असर कर गई है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दिया, पर आप इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा कि ये किसी चीज़ से ना डरें और अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना दें। वैसे तो इनकी तबीयत अब बिगड़ेगी नहीं, पर बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो मैं इन्हें वापस से चेक करने आ जाऊँगा। इतना खैर डॉक्टर वहाँ से आश के साथ चले गए। अब उस कमरे में सिर्फ रिशाद और आरोही मौजूद थे। रिशाद के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और खतरनाक हो गए। उसने एक जलती हुई नज़रों से आरोही को देखा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद उसकी कार एक घर के सामने आकर रुकी। इस वक्त कोई बॉडीगार्ड उसके साथ नहीं था, क्योंकि वो अकेला ही सब पर भारी पड़ने के लिए काफ़ी था। वो कार से बाहर निकला और ज़ोर से कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। घर के अंदर सोफे में बैठे कृषभ के कानों में जैसे ही ये आवाज़ आई वो घबरा गया। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और आरोही की तस्वीर को टेबल पर रख खड़ा हो गया। तभी उसकी नज़र सामने से आती अंधेरे में सफ़ेद रंग की रोशनी में एक लंबी चौड़ी आकृति पर गई, जिसे देख उसका दर्द से जोरों से धड़कने लगा। जैसे जैसे वो शख्स आगे बढ़ रहा था, कृषभ ने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। तभी उस शख्स ने ज़ोर से कृषभ का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया और बोला, क्या कहा था तुमने उसे, ऐसा जो उसकी ऐसी हालत हुई।
कृषभ को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो छटपटाने लगा और तड़पते हुए बोला, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, वो बस मुझसे मिलकर भावुक हो गई थी। प्लीज़ छोड़ दो, वरना मैं मर जाऊँगा। कृषभ की बात सुन ऋषा ने एक झटके से उसका गला छोड़ दिया, जिससे कृषभ नीचे जा गिरा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी ऐसी हालत देख ऋषा अपने घुटनों के बल बैठा, जिसे देख ऋषभ पीछे खिसकने की कोशिश करने लगा। तभी ऋषा ने हद से ज़्यादा डरावने अंदाज में अपनी गर्दन के पीछे हाथ फिरा और बेहद खतरनाक अंदाज में बोला, तुम्हें मार भी नहीं सकता। और जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी जान बसती है तुझ में। इन कुछ सालों में तूने उससे इतना लगाव कर लिया है जो मैं अभी तक नहीं कर पाया। ऋषान की बात में कृषभ का उसका गुस्सा साफ साफ महसूस कर पा रहा था। उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्यों पीछे पड़े हो उसके? देखो, मेरी बहन को कुछ मत करना, वो बस मुझसे मिलने आई थी। वो बहुत नाजुक है, जिस वजह से मुझसे मिलकर वो भावुक हो गई थी और उसकी ऐसी आदत हो गई। प्लीज़ मेरी बात को समझो। ऋषान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इस वक्त बहुत भयानक थी। कृषभ उसे नासमझी में देखने लगा। तभी अचानक से ऋषान ने हंसना बंद कर दिया और अपनी सख्त नज़रों से उसे देखकर बोला, क्या समझ रखा है तूने मुझे? ऐसा आज तक कोई भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो मुझे कुछ भी समझा सके। बहन कहता ना तू उसे, कोई बात नहीं, कहते रहे, पर इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले कि अब तेरी बहन RSR की है। चाहे वो मुझसे नफरत करे या मोहब्बत, वो चाहे या ना चाहे, वो मेरे साथ ही रहेगी। और अगर कोई उसे मुझसे दूर करेगा तो अपनी जान के लिए किसी की भी जान लेने में एक पल भी मैं नहीं सोचूंगा। ऋषान की ऐसी बात सुन कृषभ की रूह कांप उठी, जिसे देख कृषभ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने उसके कॉलर को सही करते हुए बोला, अरे साली साहब, तुम तो डर गए। मैं जब तक किसी को कुछ नहीं करता, जब तक कोई मेरी आंखों का कंकर नहीं बन जाता, इसलिए अब उससे दूर रहना, अंडरस्टैंड? कृषभ ने हल्के से अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर ऋषान के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। वो खड़ा हुआ और जाते जाते उसने कृषभ को एक डेंजरस लुक दिया। उसके बाद किसी को कॉल कर और घर से बाहर चला गया। कुछ ही देर हुई होगी कि तभी घर में 6 से 7 बॉडीगार्ड्स अंदर आए, जिनके यूनिफॉर्म पर RSR का लोगो था। ब्लू वेल ऋषान के कमरे में काफ़ी देर हो चुकी थी, पर अब तक आरोही को होश नहीं आया था। अचानक से आरोही की नींद में कसमस आने लगी। उसने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और एक पल में ही अपनी आंखें खोल ली। उसका चेहरा पूरा पसीने से लथपथ था, पर जैसे उसकी नज़रें कमरे में गई, वो परेशान हो गई और बेड से उठने लगी। तभी उसकी नज़र जैसे सामने सोफे पर बैठे शख्स पर गई, जो उसे ही अपनी डार्क ग्रे आँखों से घूर रहा था। वो ज़ोर से चिल्ला उठी, सामने बैठे लड़के ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिया और सोफे से उतरकर आरोही के पास आते हुए बोला, क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? ये कोई और नहीं, मिहिर था। मिहिर की आंखें बिल्कुल निशान की तरह थी, जिस वजह से अपने सामने अचानक से उसे देख आरोही डर गई थी। आरोही ने अपने आप को संभालते हुए कहा, सॉरी, वो मैं अचानक से तुम्हें देखकर डर गई थी। मिहिर ने नाम में अपना सर हिला दिया और अपने छोटे छोटे पैरों से बेड पर चढ़कर बैठ गया और आरोही को बिना किसी भाव से देखते हुए बोला, तुम अब ठीक हो? मिहिर का बोलने का तरीका बिल्कुल निशान की तरह था। इस वक्त आरोही निशान के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि वो मिहिर को ही देख तंग होकर बस एक तरफ देखे जा रही थी। उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या हुआ था? मीर को जवाब नहीं पाता, इससे पहले ही डोर पर नॉक हुआ और एक मेड अपने हाथ में डिनर ट्रे लेकर आई और जैसे टेबल पर रखने लगी, मीर ने उसे अपने पास ले लिया और मीर को जाने का बोल दिया। उसके बाद उसने एक प्लेट में खाना सर्व करा, जो कि बहुत सलीके से था। वहीं आरोही तो बस इस बच्चे को देख हैरान हुए जा रही थी।
एक 10 साल के बच्चे में कितना सलीका है। तभी उसके कानों में मिहिर की आवाज़ आई, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आई और मिहिर ने एक निवाला आरोही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाओ। आरोही ने देखा वो एक रोटी और वेजिटेबल की बहुत ही सिंपल सी सब्जी थी जो कि किसी बीमार को खिलाई जाती थी। पर इस बार आरोही ने मना नहीं किया और उसके हाथों से वो निवाला ले लिया। ऐसे ही मिहिर बिना कुछ बोले बस आरोही को खिलाया जा रहा था। तभी आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम भी तो खाओ। मिहिर, मैंने खा लिया इसलिए तुम्हें खिला दो, तो चुपचाप खा लो। मिहिर की बात सुन आरोही ने एक छोटे बच्चे की तरह हाँ में अपना सर हिला दिया। उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपनी बेटी को ऑर्डर दे रहा है और बेटी भी अपने पिता की हर बात मान रही थी। ऐसे ही कर आरोही का खाना कंप्लीट हुआ। मिहिर बेड से उठा और बाहर जाने लगा। इससे पहले आरोही उसे रोक पाती कि तभी कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। आरोही की नज़रें जैसे ही उस ओर गई, उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ रिशान को गलत मत समझना और ना ही उसे हेट करना, क्योंकि हमारे माफिया साहब के कभी भी कुछ बुरा या गलत नहीं कर सकते। आगे के चैप्टर में आपको सब पता चल जाएगा। सो प्लीज़ वेट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 42 मधोश माफिया और उसकी बीवी। अब आगे मिहिर कमरे से बाहर जाने लगा। इससे पहले आरोही उसे रोक पाती कि तभी एक बार फिर रूम का डोर ओपन हुआ। जैसे ही आरोही की नज़र उस ओर गई, अचानक से उसके चेहरे के भाव डर में बदल गए, क्योंकि सामने कोई और नहीं, परेशान खड़ा था। उसे देख आरोही को कुछ याद आने लगा। किरशफ के कहे हर एक शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। वही निशान की नज़र जब उस ओर गई, उसकी आंखों को देख समझ गया कि वो डर रही थी। तभी उसकी नज़र मिहिर पर गई, जो उसे ही एक छोटी मुस्कान के साथ देख रहा था। निशान उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक सोई क्यों नहीं? मिहिर, आपको आने में देरी हो गई थी ना, तो मैंने इन्हें डिनर करवा दिया है। निशान, गुड, जाओ अब अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। मिहिर ने अपना सर हाँ में हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही निशान ने रूम को बंद कर दिया, जिसे देख आरोही खुद में सिमटने लगी। वो बेड के एक कॉर्नर में सिकुड़ आकर चिपक गई। वही निशान ने अपना कोट उतारा और सोफे पर फेंक दिया और आरोही के उसके पास बैठ गया। वो बिना किसी इमोशंस के उसके डरे हुए चेहरे को देख रहा था, जहाँ आरोही डर से हल्की हल्की काँप रही थी, पर इस वक्त उसके चेहरे पर एक सुकून था। आरोही उसके पास है और बिल्कुल सही सलामत है। उसने प्यार से आरोही के गालों को चलाया और अपनी भारी आवाज़ में कहा, अब तुम ठीक हो? निशान की छुअन से आरोही चीख उठी। उसने बिना नजरें उठाए अपना सर हाँ में ला दिया। वहीं उसके ऐसे करने से निशान की आंखें छोटी हो गई। कहीं ना कहीं उसे अपने दिल में एक अलग सा दर्द हुआ। वो कभी ये नहीं चाहता था कि आरोही उससे डरे, पर आज ये लड़की उससे क्यों इतना डर चुकी है कि उसकी आंखों में भी नहीं देख पा रही है। उसने आरोही के बाल को उसके कानों के पीछे करते हुए सख्त लहजे में कहा, मना करा था ना मैंने कि कहीं मत जाना, और अपने इस छोटे से दिमाग में कोई चालाकी मत सोचना। पर फिर मेरी बात नहीं मानी ना। निशान ने ये बात जितनी हो सके उतनी नरमी से कही थी, पर अपने कोल्ड ऑरा के कारण उसकी ये बात आरोही को डरा गई। उसने धीरे से कहा, गलती मेरी है, मैंने आपकी बात नहीं मानी और वहाँ चले गई, पर इसमें भाई की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना। निशान के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, इतना डर क्यों रही हो मलिका? कोई दरिंदा नहीं हो जो लोगों को मारता या सजा देता फिरूँ। निशान की बात सुन आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से नजरें उठाकर निशान को देखा, जो उसे ही सैलानी मुस्कान के साथ देख रहा था। आरोही ने कुछ नहीं कहा। तभी निशान ने उसकी कमर को
कमर को थोड़ा उठाया और उसे अच्छे से बेड पर लिटा दिया। आरोही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने मुलायम होठों पर रिशान के सख्त होठ महसूस हुए, जिससे आरोही ने तुरंत अपनी आंखें खोली तो देखा रिशान उसे बहुत ही हल्के हल्के से आरोही के होठों को चूम रहा था। आरोही जैसे ही उससे खुद को दूर छुड़वा पाती तभी रिशान ने कस कर उसे जकड़ लिया। आरोही को कोई उम्मीद नहीं थी कि रिशान अचानक से ही उसे किस करेगा। लगभग 15 मिनट की पैशनेट किस के बाद रिशान ने आरोही को छोड़ा। दोनों को ही सांसें इस वक्त बहुत तेज थी। आरोही की आंखें अभी बंद थी और वो दोनों एक दूसरे की सांसों को खुद के चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। तभी रिशान उसके कानों के पास आया और उसके कान को हल्के से काटते हुए मदहोश कर देने वाले अंदाज में बोला, आदत तेरी कुछ इस तरह हो गई है कि तेरे इस दर्द और घबराहट से भी मोहब्बत हो गई है। चाहता हूँ कि तू मुझे बहुत डरे, पर उस डर की वजह सिर्फ मेरा तेरे लिए ये बेशुमार इश्क होना चाहिए। रिशान की बात सुन उसकी बीबी सिहर उठी। उसके मुंह से एक छोटी सी सिसकी निकल गई। तभी रिशान ने अपने ठंडे होठ आरोही की गर्दन पर फेरना शुरू कर दिया, जिससे आरोही के तन बदन में आग लग गई। घबराहट से उसने रिशान की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसकी ऐसी घबराहट को महसूस कर रिशान ना चाहते हुए भी बेकाबू होने लगा। वो जानता था कि आरोही अब भी ठीक नहीं है, वो उसे नहीं झेल पाएगी, पर आरोही के नर्म त्वचा, उसकी घबराहट, उसकी धड़कनें और उसकी तेज़ चलती सांसें रिशान को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। अब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि आरोही कुछ हरकत नहीं करे। उसने आरोही की गर्दन से अपना मुँह निकाला तो देखा आरोही सो चुकी है, जिसे देख रिशान की आंखें सेट हो गई। वो अपनी आंखों छोटी छोटी कर आरोही को घूरने लगा, जो इस वक्त चैन की नींद में जा चुकी थी। एक खतरनाक माफिया के अरमान को 7वें आसमान पर पहुंचाकर उसकी मलिका चैन की नींद ले रही है। उसे सच में बहुत गुस्सा आने लगा था। बस एक बार उसकी बीवी ठीक हो जाए, उसके बाद वो उसे बिल्कुल नहीं सोने देगा। रिशान ने अपनी मुट्ठी भींच दी और आंखें बंद कर खुद को शांत करते हुए आरोही को अच्छे से बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खड़ा होकर वॉशरूम में चला गया और अपने कपड़े रिमूव कर शावर के नीचे खड़ा हो गया और ऊपर से गिरते ठंडे पानी को अपनी आग को बचाने की कोशिश करने लगा। तभी उसके चेहरे पर एक डबल स्माइल आ गई और वो कातिलाना अंदाज में बोला, अब नहीं, अब तुम्हें ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे को तुम कोई गलती करो, इसके बाद कोई भी हमारे बीच आया तो उसे जड़ से मिटा दूँगा और ये दुनिया कुछ समय के लिए और इसमें भी मैं बहुत जल्द मिटा दूँगा। इधर जैसी आरोही के कान में पानी गिरने की आवाज़ आई, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक बूंद आंखों से एक बूंद गिर पड़ा। उसने डर से कहा, ऐसे कैसे, ये दूरियां मिटा दूँ, कैसे आपके साथ आगे बढ़ जाऊँ, ये जानने के बावजूद कि आपने मेरे माँ पापा का। इसके आगे आरोही कुछ कह ना सकी। उसने अपनी आंखें ना बंद कर ली और बस इतना कहा, आपको आगे किए की सज़ा देकर रहूँगी, आपको इतना तड़पाऊँगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था कि कौन किसको डर पाएगा। सो कैसे लगा आपको आज का चैप्टर, कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बात और, आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं इस कहानी को कोई रिवेंज नहीं रखने वाली। इस कहानी में बस प्यार ही होगा। ये बस कहानी एक हिस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे कभी भी रिवेंज वाली स्टोरी पसंद नहीं आती और मैं अपनी इस कहानी में कोई रिवेंज नहीं दिखाऊंगी। सो प्लीज़ डोंट वरी, आप कहानी में बोर मत होएगा, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।